हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं अमाइनो एसिड के बारे में, अबाउट अमाइनो एसिड। तो मैंने आपको अभी तक ये बता दिया था कि असेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। टोटल मैंने बोला था 300 टाइप के अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनमें से हम 20 का कंसिडरेंस करते हैं, 10 ऑफ असेंशियल एंड 10 ऑफ नॉन असेंशियल, 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल। तो जो अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी नहीं बनाता है वो असेंशियल अमाइनो एसिड है, मतलब जिनको हमें फूड मटेरियल से लेना है वो असेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल। जो हमारा बॉडी बनाता है वो नॉन असेंशियल, क्योंकि वो इटसेल्फ बॉडी में बन जाते हैं, ठीक है। और 10 इज द असेंशियल, जिसके बारे में हमने आपसे बात किया था। एवी हिल एमपी टीटी, एवी हिल एमपी टीटी, एवी हिल एमपी टीटी। तो ये असेंशियल अमाइनो एसिड के नाम थे। अमाइनो एसिड का शॉर्टकट नाम एवी हिल टीटी एमपी, अर्जिनाइन, वैलिन, इसके बाद एबी हिल था, हिल HILL, HILL, एबी हिल, हिस्टाडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, इसके बाद फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन और थ्रियोनिन। ये थे असेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट। इसमें से आर्जिनाइन और हिस्टाडाइन, आर्जिनाइन और हिस्टाडाइन दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो अडल्ट बॉडी में इटसेल्फ सिंथेसिस होते हैं, या अडल्ट बॉडी उसको इटसेल्फ सिंथेसिस करता है। और जिसको अडल्ट बॉडी इटसेल्फ सिंथेसिस करता है उसको हम कहते हैं सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये एक इस टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया अभी तक, है ना। तो असेंशियल की लिस्टिंग, नॉन असेंशियल की लिस्टिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया मैंने आपसे। अल्काइल ग्रुप से, जिसमें साइड चेन अल्काइल ग्रुप होता है, जिसमें OH ग्रुप होता है, कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं और कौन से सल्फर लिंक हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम लोगों ने बात किया। उसके बाद और क्या रिलेटेड पॉइंट्स थे इससे, उस पर बात किया। दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बाय विच टू अमाइनो एसिड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। वह रासायनिक बंध जिसके द्वारा अमीनो अम्लों की दो इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। द केमिकल बॉन्ड बाय विच टू अमाइनो एसिड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। वो केमिकल बॉन्ड जिससे अमीनो एसिड की दो यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बाय विच टू अमाइनो एसिड यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर आर ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड का केमिकल नेचर अमाइड्स के जैसा होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का केमिकल नेचर अमाइड जैसा, अमाइड होता है, ऐसा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने बात किया ज्विटर आयन के बारे में। तो व्हेन सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ एसिड एंड बेस ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जब सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एसिड और बेस दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करके इंटरनल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। दैट इंटरनल सॉल्ट इज कॉल्ड ज्विटर आयन, और इस आंतरिक लवण को हम ज्विटर आयन कहते हैं। इसके बाद ज्विटर आयन एसिडिक और बेसिक मीडियम में किस पोल की तरफ जाते हैं उसके बारे में बात किया। जैसे एक ज्विटर आयन की हम बात करें N3 और ये CH2COO नेगेटिव एक ज्विटर आयन है। अगर मीडियम एसिडिक है तो मीडियम एसिडिक है मतलब H+ आयन मिलेगा, मीडियम एसिडिक है मतलब H+ आयन मिलेगा। तो H+ आयन किसके पास चला जाएगा? H+ आयन बेस के पास चला जाएगा। बेस कौन है? CH3 COO नेगेटिव इज द बेस, CH2COO नेगेटिव इज द बेस। तो ये इस समय कैसा हो जाएगा?
न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये पोल कैसा बचा, पॉजिटिव बचा। तो एसिडिक मीडियम में जो बेसिक ग्रुप है COO नेगेटिव वाला, वो क्या करता है, H+ आयन मतलब प्रोटॉन गेन कर लेगा। एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन गेन कर लिया तो उसका चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, उसका चार्ज 0 हो गया। अब ज्विटर आयन पर कौन सा चार्ज बचा है, पॉजिटिव चार्ज बचा है। तो पॉजिटिव चार्ज बचा है तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिव चार्ज बचा है तो टुवर्ड्स कैथोड की तरफ मूव करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में ज्विटर आयन का मूवमेंट किधर होगा, इन एसिडिक मीडियम द मूवमेंट ऑफ ज्विटर आयन टुवर्ड्स नेगेटिव पोल और टुवर्ड्स कैथोड। अब अगर मान लो अल्कलाइन मीडियम है, तब क्या ध्यान रखना है, अल्कलाइन मीडियम में क्या आएगा, OH आयन आएगा। इट टेक्स प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किसके पास है, इसके पास है। NH3+ प्रोटॉन रिच है, तो एक प्रोटॉन अल्कलाइन मीडियम में किससे जुड़ जाएगा, प्रोटॉन किससे जुड़ जाएगा, OH से, और ये बना वाटर। और प्रोटॉन निकलने के बाद ग्लाइसिन की क्या सिचुएशन होगी, ग्लाइसिनेट आयन के फॉर्म में मिलेगा ये। अब ये इसके ऊपर का चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो रिजल्टेंट अमाइनो एसिड कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। द रिजल्टेंट अमाइनो एसिड इज नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, मतलब किधर जाएगा, टुवर्ड्स एनोड जाएगा, टुवर्ड्स एनोड जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में ज्विटर आयन का मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड होगा और एल्कालाइन मीडियम में टुवर्ड्स एनोड होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। और यहां तक हम लोगों ने अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। अब बात करेंगे जो अमाइनो एसिड से रिलेटेड एक पॉइंट और बचा हुआ है, उस पे बात करते हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अबाउट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि ऐसे pH वाला सॉल्यूशन जिसमें ज्विटर आयन जो है वो किसी भी पोल की तरफ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी पोल की तरफ मूवमेंट नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एट अ सर्टेन डेफिनेट pH, एट अ सर्टेन डेफिनेट at a certain definite pH, at a certain definite pH, every amino acid exist as Jupiter ion, मतलब उसका पोल पॉजिटिव नेगेटिव एज इट इज बना रहेगा, वो फर्क, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन एंड शो नो माइग्रेशन टुवर्ड्स एनोड और कैथोड, show no migration towards anode or cathode, so no migration towards anode or cathode. Under the influence of applied electric field, under the influence of applied electric field, this pH is called isoelectric point. This pH is called isoelectric point. This pH is called isoelectric point. तो इस pH वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कॉमन वे में
इतना लंबे डेफिनेशन का जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। ऐसा पीएच वैल्यू जिस पर जो है जुपिटर आयन एज अ जुपिटर आयन एग्जिस्ट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के बाद भी किसी दूसरे पोल की तरफ, किसी भी पोल की तरफ उसका मूवमेंट नहीं होता है। नो मूवमेंट ऑफ जुपिटर आयन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उसको हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं प्रोटीन के साथ, अमाइनो एसिड के साथ। तो अमाइनो एसिड से इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है। वैसे तो कभी कभी कॉमनली क्वेश्चन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड, जुपिटर आयन और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ही मेनली क्वेश्चन आता है, लेकिन अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं कि बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जांपल क्या है, एसिडिक का क्या है, और कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं। तो सभी चीजें आपके पास हैं, अब आपको उसको स्टडी करना है। ऑल द थिंग्स इज रेडी। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो अबाउट प्रोटीन, it is derived from Greek word, it is derived from Greek word proteosis. ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से डिराइव हुआ है ये, प्रोटीआईओएस, आईओएस, प्रोटियोस से डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, और इसका मीनिंग है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो वाटर के बाद जो ड्राई मटेरियल है, वाटर तो इवोपरेट हो जाएगा, जो ड्राई मटेरियल है उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन मेजरली किससे हुआ है? प्रोटीन से हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, इट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीन। और पहली बार प्रोटीन टर्म को मुल्डर ने यूज किया। मुल्डर फर्स्ट टाइम यूज द टर्म प्रोटीन। मुल्डर ने पहली बार प्रोटीन टर्म यूज किया, ठीक है। तो मुल्डर ने पहली बार प्रोटीन टर्म यूज किया। ये एक इंपॉर्टेंट इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो प्रोटियोस इट मींस होल्डिंग फर्स्ट, और मुल्डर ने पहली बार प्रोटीन टर्म को यूज किया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, polymers of alpha amino acids. Alpha amino acids are known as protein. Polymers of alpha amino acids are known as proteins. अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। मैंने आपको ऐसा क्लासिफाई करके दिया था। जब ऐसा अमाइनो एसिड है जिस पर NH ऐसा कंपाउंड है जिस पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और COH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जहां पर अल्फा पोजीशन पर जिस कार्बन पर COH ग्रुप जुड़ा है उसी पर NH2 ग्रुप भी जुड़ा होगा तो अल्फा पोजीशन, या फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पर NH2 ग्रुप होगा तो वो अल्फा पोजीशन, उसके एडजेसेंट पे जाएगा तो बीटा, उसके एडजेसेंट पे जाएगा तो गामा, और उसके एडजेसेंट पे जाएगा तो डेल्टा अमाइनो एसिड कहलाएगा। तो अल्फा अमाइनो एसिड के जो पॉलीमर्स हैं
उनको हम कहते हैं प्रोटीन्स। पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड आर नोन एज प्रोटीन्स। अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक प्रोटीन कहलाते हैं। और जो प्रोटीन्स का मेन फंक्शन है वो रिपेयरिंग द डैमेज सेल और टिश्यूज, रिपेयरिंग द डैमेज सेल, डैमेज सेल को फिर से बनाना और नए सेल का फॉर्मेशन करना, ये प्रोटीन का मुख्य काम है। अब हम बात कर लेते हैं जरा इसके क्लासिफिकेशन पर। तो दो टाइप का कॉमनली प्रोटीन होता है। नंबर 1 फाइबरस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइबरस प्रोटीन जिसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं। जैसे फाइबरस का सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आप देखो तो हेयर्स, बाल फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसका। फाइबरस प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लंबी धागे के समान संरचना बनाते हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर are tough and insoluble in water, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, insoluble in water। तो जितने भी फाइबरस प्रोटीन होते हैं सब वाटर के अंदर insoluble होते हैं, insoluble in water। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो स्किन, हेयर, नेल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, मसल्स, इसके बाद हॉर्न, जानवरों की जो सींग रहती है वो हॉर्न, मायोसिन, टेंडोन्स, लिगामेंट्स, ये सब स्ट्रक्चर। फिदर्स, चिड़ियों के जो पंख रहते हैं वो, तो ये सब स्ट्रक्चर जो है किससे बने हुए होते हैं? फाइबरस प्रोटीन से बने होते हैं। आराम से आप पहचान सकते हो इसको, इसमें ऐसा कोई टफ नहीं है। तो कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और खास बात क्या होती है? इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, स्किन, हेयर, नेल्स, मसल्स, हॉर्न, मायोसिन, टेंडोन्स, लिगामेंट्स, तो ये सब फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ फाइबरस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब फाइबरस के बाद अगला जो प्रोटीन आता है वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूल्स मतलब फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन सॉल्युबल होती है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। दीज आर स्मॉल इन शेप ऑफ फोल्डिंग। ओके, तो स्मॉल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे मुड़ी हुई आकृति वाले संरचना के रूप में पाए जाते हैं। स्मॉल फोल्ड लाइक गठनों के रूप में पाए जाते हैं। स्मॉल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। दे आर वाटर सोल्यूबल,
सोलुबल, और ये जल में घुलनशील होते हैं, दे आर वाटर सोलुबल, वाटर सोलुबल, वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल के एग्जाम्पल्स रहते हैं ये, और जितने भी हार्मोन्स हैं ये सब इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं। ऑल द हार्मोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, इसके बाद हीमोग्लोबिन, ये सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, जितने भी हार्मोन्स होंगे सब सॉल्युबल प्रोटीन के एग्जाम्पल, सॉल्युबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होंगे। ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो टाइप के हो गए ब्रॉडली, है ना, दैट इज फाइबरस एंड ग्लोब्यूलर। अब फंक्शन के बेस पर क्लासिफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, बेस्ड ऑन फंक्शन, ताकि सभी चीजें क्लियर रहे। बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेस पर कैसे क्लासिफाइड होते हैं? तो नंबर 1 पहला स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स हैं केराटिन ऑफ हेयर, केराटिन ऑफ हेयर, नेल्स, केराटिन ऑफ हेयर एंड nails, collagen of bones, collagen of bones, और हड्डियों के ऊपर जो कोलेगन्स मिलता है, कोलेजन मिलेगा, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो केराटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स, कोलेजन ऑफ बोन्स। दूसरा एग्जाम्पल फंक्शन के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, एंजाइम और कैटालिटिक प्रोटीन। एंजाइम जो एंजाइमेटिक, जो एंजाइम के फॉर्म में मिलते हैं, एंजाइम और कैटालाइटिक प्रोटीन, एंजाइम और कैटालाइटिक प्रोटीन। तो एंजाइम या कैटालिटिक प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं हेक्सोकाइनेज और पेप्सिन, हेक्सोकाइनेज और पेप्सिन, हेक्सोकाइनेज एंड पेप्सिन। तो एंजाइम और कैटालिटिक प्रोटीन के एग्जाम्पल में हेक्सोकाइनेज और पेप्सिन आ जाएगा। अगला ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में एक तो सबसे कॉमन आएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोग्लोबिन, और साइरम एल्ब्यूमिन। तो ये फिर से स्ट्रक्चरल के एग्जाम्पल हैं, केराटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स। इसके बाद कोलेजन ऑफ बोन्स, एंजाइम के एग्जाम्पल है, एंजाइम या कैटालिटिक प्रोटीन के एग्जाम्पल है हेक्सोकाइनेज और पेप्सिन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन एंड साइरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन एंड साइरम एल्ब्यूमिन।
अब उसके बाद अगले पर बात करते हैं, नेक्स्ट पर, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन बेस्ड प्रोटीन पर हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन जो कि उसके फंक्शन पर बेस है। ट्रांसपोर्ट के बाद हार्मोनल प्रोटीन्स जो एज अ हार्मोन्स काम करते हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स, और हार्मोनल प्रोटीन्स में आ जाएगा इंसुलिन एंड जीएच, इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन्स प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान रखना है। कॉमनली उसको जीएचपी बोलते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ टाइप, ये हो गया अब आपका फिफ्थ टाइप। हार्मोनल प्रोटीन के बाद कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में आ जाएगा एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन और द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्टोरेज, स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, और स्टोरेज प्रोटीन के अंदर आ जाएगा ग्लूटानिन, ओवाल्बुमिन, ओवाल्बुमिन और ग्लूटामिन, ओवाल्बुमिन और ग्लूटामिन, ग्लूटामिन, ओके, ओवाल्बुमिन और ग्लूटामिन, ग्लूटालिन है, ग्लूटालिन, सॉरी बायोलॉजिकल टर्म्स है ना, ग्लूटालिन, ग्लूटालिन, ओके। तो ग्लूटालिन है, ये ध्यान रखेंगे। तो स्टोरेज प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं ये। जेनेटिक प्रोटीन, जेनेटिक प्रोटीन, और जेनेटिक प्रोटीन में क्या चीज आ रही है? न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक प्रोटीन। और अगला जो टाइप है वो है रिसेप्टर, अच्छा डिफेंस, डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस प्रोटीन, और डिफेंस प्रोटीन के एग्जांपल में आ जाएगा डिफेंस प्रोटीन स्नैक वेमन, सांप का जहर, स्नैक ठीक है। और उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये डिफेंस प्रोटीन के अंदर आ जाएंगे। स्नैक वेनम्स और इम्यूनोग्लोबिन। और 9th पर आएगा रिसेप्टर प्रोटीन, रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रोटीन्स, और रिसेप्टर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन्स, हार्मोन्स एंड viruses, hormones and viruses, hormones and viruses। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं। ओके, तो देयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड ऑन फंक्शन। अब बात करेंगे हमारे काम की जो चीजें हैं उसमें, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपको भी एक काम करना है,
कि बहुत सीरियसली इसको स्टडी करना है। एक बार जो आपकी बुक में है, वैसे बायोलॉजी में भी होगा आई होप, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स है, वहाँ पे सर ने पढ़ाया होगा आपको प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता देता हूँ, बट इसको एक बार बुक से बहुत अच्छे से रीड करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर पर इस साल क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर इस साल कुछ ना कुछ आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने ग्लाइसिन लिखा तो एक NH2CH2COH आया, दूसरा आया, फिर दोनों ने वाटर निकाल करके पेप्टाइड लिंकिंग बनाया, तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, द सीक्वेंस ऑफ amino acid, the sequence of amino acid in a protein molecule, in a protein molecule, the sequence of amino acid in a protein molecule is called primary structure, is called primary structure of protein, primary structure of protein, structure of protein is called primary structure of protein। तो sequence of amino acid से related होता है primary structure of protein, it is related with the sequence of amino acid in a molecule of protein, sequence of amino acid in a molecule of protein। अब बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या काम करता है? द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका जो है बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दो तरीके से बटा हुआ होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो क्या से क्लासिफाई होता है? अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब होता है स्टेयर, है ना, जैसे स्टेयर लाइक रहता है तो स्टेयर रहेगा तो ऐसा, अल्फा हेलिक्स लाइक दिस। और बीटा शीट, तो बीटा शीट लाइक समथिंग लाइक दिस, इस तरह से एसोसिएट करेगा तो बीटा शीट स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम इसमें करना पड़ेगा, है ना। और आपस में दोनों ही स्ट्रक्चर इंटरनली हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर। तो दो टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अब वन बाय वन दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स। और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर was proposed by Pauling and Corey in 1951, proposed by Pauling and Corey
इन 1951 में दिया इस स्ट्रक्चर को पॉलिंग और कोरे ने। स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग एंड कोरे इन 1951। ओके और देखो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं ड्रॉ करने की। एन एच सी, तो सी के साथ ओ, NHCO, फिर एन, फिर एन के साथ एच, फिर इसके बाद CO और फिर उसके बाद NH, N और उसके साथ H। ठीक है, और दूसरा NH, ओके, और दूसरा रिंग फिर CO और CO के बाद फिर NH, CO के बाद NH और फिर ये इस NH के साथ अगले वाले ग्रुप का CO, अगले वाले ग्रुप का CO और ये यहां से ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हेलिकल शेप में, अभी क्लियर नहीं आ रहा है मुझसे, तो हेलिक्स जैसे शेप में क्या होता है, टर्न आउट होता जाता है। हेलिक्स जैसे शेप में टर्न आउट होता जाएगा और इसका एंड वाले का CO, फिर ये NH, CO, NH, CO, फिर ये NH और फिर ये ट्विस्ट हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ लिंकअप होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ लिंकअप होगा। दूसरे वाले का जो फाइनल NH के बाद जो डाउन साइड से यहां से NH ग्रुप आएगा उसके साथ ये वाला CO जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर बनता हुआ जाएगा, राउंडेड होता जाएगा लाइक हेलिक्स। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अच्छे से एक बार ड्रॉ करेंगे दोनों स्ट्रक्चर को। तो इट इज अबाउट द अल्फा हेलिक्स शेप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, प्रोमिनेंटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होंगे और कोरे और इसके बाद पॉलिंग ने इस स्ट्रक्चर को 1951 में दिया था, ये ध्यान रखना है। अब इसमें क्या खास बात रहती है उसके बारे में बात करते हैं। अल्फा हेलिक्स नंबर 1, अल्फा हेलिक्स is a tightly packed coil, is a tightly packed coil, tightly packed coil, tightly packed coil with amino acid, with amino acid side chain, with amino acid side chain, with amino acid side chain, amino acid side chain extending outwards from central axis, extending outwards from central axis, सेंट्रल एक्सिस। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको नोट कर दे रहा हूं, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छे से एक बार बनाना है। अब सेकंड पॉइंट, द अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द अल्फा हेलिक्स इज
स्टेबलाइज बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा हेलिक्स के स्टेबलाइजेशन का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। all the peptide bond all the peptide bond all the peptide bond except first and last except first and last in the peptide chain, first और last को छोड़कर, except first and last in the peptide chain participate in hydrogen bonding, participate in हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट और लास्ट पेप्टाइड चेन के फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके सभी के सभी जो ग्रुप हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट और लास्ट पेप्टाइड को छोड़ करके सभी पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल ऑफ देम आर पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगली बात, अल्फा हेलिक्स is a stable conformation is a stable conformation formed alpha helix is a stable conformation formed spontaneously with lowest energy. Stable conformation, alpha helix formed stable conformation. Alpha helix is a stable conformation. Alpha helix is a stable conformation formed spontaneous with the lowest energy, ओके। तो लोवेस्ट एनर्जी के कंफर्मेशन फॉर्म करता है अल्फा हेलिक्स। ओके, अल्फा हेलिक्स इज अ स्टेबल कंफर्मेशन फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली विद द लोवेस्ट एनर्जी। ओके, ठीक है। The right hand alpha helix, the right hand alpha helix is more stable than left hand alpha helix. लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स, तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स। तो ये कुछ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। दिस इज द इंफॉर्मेशंस रिलेटेड विद द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। स्पॉन्टेनियस एनर्जी को चेंज करके लोवेस्ट एनर्जी वाले कंफर्मेशन बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। और राइट हैंड अल्फा हेलिक्स जो होता है वो मोर स्टेबल होता है
as compared to left hand alpha helix. अब उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर आएगा वो है बीटा शीट स्ट्रक्चर. बीटा शीट स्ट्रक्चर. तो अबाउट बीटा शीट स्ट्रक्चर, अगेन proposed by Pauling and Corey. Pauling and Corey. Pauling and Corey ने दिया बीटा शीट स्ट्रक्चर, भी अल्फा शीट जैसा बीटा शीट स्ट्रक्चर. अब बीटा शीट में क्या क्या चीजें खास बात है? तो बीटा शीट स्ट्रक्चर are composed of beta sheet structure are composed of two or more segment of fully extended peptide chain. Fully extended peptide chain. मतलब इसमें कोई हेलिकल स्ट्रक्चर, कोई मुड़ाव वाली संरचना इसमें नहीं रहती है. ठीक है, अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं. फिर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर डिस्कस करेंगे. तो अबाउट बीटा शीट स्ट्रक्चर. पेप्टाइड बॉन्ड, ये अल्काइल ग्रुप जैसा फिर से CO और ये NH और ये इसका अल्काइल. तो देयर इज द प्राइमरी, एक स्ट्रक्चर हो गया अभी, है ना. कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं इसके. NH CO. So there is the resultant hydrogen bonding. Then node of alkyl or any other group, CO, NH, ओके. तो देयर इज द बीटा शीट स्ट्रक्चर. ये है बीटा शीट स्ट्रक्चर. तो देयर इज द बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, दैट इज अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट. The polypeptide chain, the polypeptide chain, the polypeptide chain in beta sheet, the polypeptide chain in beta sheet
may be arranged either in parallel or anti-parallel. Parallel or anti-parallel. So about the beta sheet structure. तो this is about alpha sheet, alpha helix and beta sheet structure. अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके बाद फिर बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। डीनेचुरेशन बचा है, टर्शरी स्ट्रक्चर बचा है, क्वाटरनरी पर थोड़ी बात करेंगे, एंड देन अबाउट हम बात करेंगे उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओके कमांडोस, थैंक यू।